जब से अर्ली ह्यूमंस इवॉल्व हुए तभी से वो आकाश की तरफ देखते। धीरे धीरे जब उनकी समझ बढ़ी वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तारों के पैटर्न्स को फॉलो करने लगे, जिन्हें हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। ऑब्जर्वेशन से उन्हें ये पता चला कि कुछ ऑब्जेक्ट्स स्काई में सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हुए बार बार उनके सामने आते रहते हैं। तब से उनमें क्यूरियोसिटी जनरेट हुई उन चीज़ों के बारे में जानने की, समझने की। ये समझना चाहते थे कि आकाश में जो कुछ भी है वो क्या है और ये कैसे मूव करते हैं। तो यहीं से इस क्यूरियोसिटी की वजह से ही एस्ट्रोनॉमी की स्टार्टिंग हुई। धीरे धीरे मॉडर्न साइंटिस्ट इवॉल्व हुए और फिर एस्ट्रोफिजिक्स काफ़ी डेवलप्ड हुआ। लोग थ्योरीज, आइडियाज़, फिलॉसफी देने लगे और यहीं से क्वेश्चन अराइज हुआ दैट व्हाट स्पेस इज़। वैसे तो स्पेस के बारे में अगर बात की जाए तो इसके डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट के नेम में कोपरनिकस का नाम ज़्यादा फेमस है। बट हम सभी जानते हैं हमारे अपने कल्चर के, अपने हिस्ट्री के बारे में, जो इंडियन हिस्ट्री कहता है उसमें कुछ और ही बात है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि जन्म लिए और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी में बिलीव रखते थे और उसमें मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग आर्यभट्ट का भी नाम आता है, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर के साथ साथ वो एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने जीरोज़ की डिस्कवरी की थी। तो अगर स्पेस की डिफिनीशन अगर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग की जाए तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस आता है और वो है एटमॉस्फेरिक डेंसिटी। स्पेस का डिफिनीशन एटमॉस्फेरिक डेंसिटी के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, ना कि ग्रेविटेशनल पुल के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पेस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम के साथ साथ जो आउट ऑफ द सोलर सिस्टम है वहाँ भी कई सारे प्लैनेट्स हैं जिसमें एटमॉस्फेरिक डेंसिटी तो सेम होता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस की डिफिनीशन अलग अलग प्लैनेट्स के थ्रू अलग अलग होगा। बट हम एक यूनिवर्सल स्पेस के डिफिनीशन के बारे में जानेंगे वो बाद में। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे अर्थ के रेफरेंस पॉइंट को लेकर स्पेस का डिफिनीशन क्या होगा। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रीजन अबव 100 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के जो सरफेस है उससे 100 किलोमीटर ऊपर के बाद का जो रेंज आता है, रीजन आता है, उसी को हम लोग स्पेस बोलते हैं। क्योंकि 100 किलोमीटर तक तो एटमॉस्फेयर ही हो जाता है और स्पेस वो रीजन है जहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बेसिकली स्पेस एक ऐसा प्लेस है यूनिवर्स में फैला हुआ, एक ऐसा जगह है जहाँ पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पृथ्वी पे जैसे एयर होता है वैसे वहाँ पे एयर नहीं होता है, जिसकी वजह से लाइट का भी स्कैटरिंग नहीं हो पाता है और ना ही हम ब्रीथ कर सकते हैं। इवन साउंड भी ट्रैवल नहीं करता है वहाँ पे। हमारे अर्थ से स्काई ब्लू दिखाई देता है, मीन्स हमारे अर्थ सरफेस से जब हम स्काई को देखते हैं तो वो ब्लू दिखाई देता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू वेवलेंथ। क्योंकि हम जानते हैं कि सन से जो भी लाइट आते हैं, जो भी विजिबल रेज आते हैं, उसमें 7 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होते हैं। विजिबल रीजन की अगर मैं बात करूँ तो रेडिएशंस तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन उनमें भी जो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से जो भी ह्यूमिडिटी जिसकी वजह से होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के कारण जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है, और ये सारे के सारे मिल करके ये जो ब्लू कलर के वेवलेंथ होते हैं उसको स्कैटर करवाते हैं। तो अर्थ से जब हम स्काई को देखेंगे तो ब्लू दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इसको स्पेस से देखेंगे दैट मीन्स कि एटमॉस्फेयर से निकलकर, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलकर अब जब हम स्काई को देखेंगे तो ये ब्लैक दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पे तो ब्लू कलर के वेवलेंथ को स्कैटर करवाने के लिए तो कोई एयर के मॉलिक्यूल्स तो है नहीं। अब बहुत से लोग, इवन गूगल भी ये बात कहता है, उनके अकॉर्डिंग भी स्पेस एक वैक्यूम है, स्पेस इज़ अ वैक्यूम, ऐसा गूगल भी कहता है। ऐसा माना जाता है कि एक वैक्यूम है जिससे साउंड भी नहीं गुजर सकता है, ट्रैवल नहीं कर सकता है, और कहा भी क्यों नहीं जाए, साउंड वेव को तो कैरी करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। बट आप लोग सभी को मैं बता दूं कि स्पेस एक कंप्लीट वैक्यूम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, स्पेस एक कंप्लीट वैक्यूम नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ को कंप्लीट वैक्यूम होने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्पेस है उसमें स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, बहुत तरह के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। तो आप ही बोलोगे कि ये सब जो है वो तो हेवी ऑब्जेक्ट है, पर एक मिनट मेरी बात सुन लो भाई। हेवी ऑब्जेक्ट्स बनने से पहले ये जितने भी जो भी चीज़ें हुए थे, मतलब जो भी बिग बैंग हुआ था हमारा, जिससे बहुत सारे डस्ट क्लाउड, गैसेस, बहुत तरह के इनॉर्मस हीट प्रोड्यूस हुए थे, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने थे, ये सारे के सारे तो इरेगुलर गैसियस क्लाउड के फॉर्म में ही था। धीरे धीरे जब उनकी ग्रेविटी उनको जब खींचने लगी, जब वो कूल डाउन हुए तो वो कंडेंस होने लगे, और कंडेंस हो करके वो अलग अलग शेप में कन्वर्ट हो गए, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं।
तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि स्पेस इज अ कम्प्लीटली वैक्यूम। इवन स्पेस में भी पार्टिकल होते हैं, पर बहुत दूर दूर होते हैं। जैसा कि हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, काफ़ी पास पास होता है, जिसकी वजह से अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारे साउंड को कैरी करके वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। बट स्पेस में क्या होता है कि जो मैटर होते हैं वो काफ़ी दूर दूर पे होते हैं, तो इस वजह से वो वाइब्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते। दैट्स वाई वो साउंड को कैरी नहीं कर सकते हैं और अपने सिग्निफिकेंट इफेक्ट को नहीं शो करते हैं। जबकि मैटर का सिग्निफिकेंट ये होता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट ये होता है कि वो लाइट को स्कैटर करवाते हैं और साउंड को ट्रैवल भी करवाते हैं। बट वहाँ पे मैटर है, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से ना तो वो स्कैटरिंग करवा पाता है और ना ही वो साउंड को ट्रैवल करवा पाता है। तो ये जो गैस, ये जो डस्ट और ये जो थोड़े बहुत मैटर जो है हमेशा एम्प्टी प्लेस पे ज़रूर ही फ्लोट करते रहते हैं। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि स्पेस इज़ नॉट अ कंप्लीट वैक्यूम। और इनकी जो ज़्यादा पास होने की वजह से ही स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ है। जो गैसेस क्लाउड थे जब पास आते गए तो धीरे धीरे कंडेंस होकर के सर्टेन शेप लेने लगे, जिसकी वजह से स्टार्स, प्लैनेट और गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। तो स्पेस की कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसके लेंथ की बात करूँ, अगर मैं इसके बात करूँ कि ये कितने रेंज तक फैला हुआ है स्पेस, तो इसके कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्पेस में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, ये जो आप नाइट स्काई में जब आप खुली आंखों से देखोगे, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमारे स्काई में फ्लोट कर रहे होते हैं, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, उनके बीच का सेपरेशन आपको बहुत कम नजर आएगा। लेकिन मैं बता दूं कि एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की दूरी कई लाइट ईयर्स हो सकते हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको मीजर हम लोग किलोमीटर में नहीं करते हैं, जैसे कि हम लोग एक शहर से दूसरे शहर के बीच के डिस्टेंस को पृथ्वी पर मेजर करने के लिए किलोमीटर यूनिट का यूज़ करते हैं, वैसे वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि किलोमीटर काफ़ी छोटा यूनिट हो जाता है इस तरह के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच के सेपरेशन को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे लाइट ईयर्स का कॉन्सेप्ट आता है। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 5.8 ट्रिलियन माइल्स या फिर 9.3 ट्रिलियन किलोमीटर्स के भी इक्विवेलेंट हो सकता है। इसको निकालने का सर्टेन पैटर्न देख लो। अब अगर हम बात करें कि ये जो जितने भी चीज़ें दिखाई देती है हमें, वो कैसे दिखाई देती है स्काई में, तो देखो खुली आंखों से तो आप देख नहीं सकते हो। तो इसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट जो टेलीस्कोप को भेजा था, लाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप और भी कई तरह के टेलीस्कोप को हमने जो बाहर भेजा है स्पेस में, वो डीप स्पेस में देखते हैं। वो क्या करते हैं, जूम इन करके देखते हैं। जूम इन करने का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, जाहिर सी बात है लाइट जब आ रहा है तभी तो वो दिखाई देगा ना। तो बहुत सारे स्टार्स जो है वो कई लाइट ईयर्स दूर होते हैं, तो उससे जो रोशनी आते हुए रहती है उसके ये डीपली देख पाता है, मतलब जूम आउट करके देखता है, जूम इन करके देखता है किसी भी चीज़ को, और फिर पता लगाता है कि वहाँ से जो लाइट आ रही है या फिर वो जो स्टार है या फिर जो प्लैनेट्स है वो कितने दूर पे है उससे, और वहाँ का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ तक भेजता है। तो जो विजिबल लाइट आती है उन सभी चीज़ों से ये पता चलता है। तो एक बात तो ये है कि लाइट ईयर्स के अगर दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस लाइट को हम आज देख रहे हैं स्काई में, हो सकता है कि वो लाइट जो है वो मान लो कि 2 लाइट ईयर्स दूर था वो ऑब्जेक्ट, तो 2 साल पहले, इसका मतलब आज अगर हम देख रहे हैं उस स्टार को तो इसका मतलब 2 साल पहले वहाँ से लाइट चला था और 2 साल के बाद हमारे आंखों तक पहुँचा, तब जा करके वो दिखाई देगा। तो ऐसा यानी कि हम लोग 2 साल के बाद देख रहे हैं उस स्टार को, जबकि उस स्टार से रोशनी तो चली थी 2 साल पहले ही। तो इससे ये होता है कि जो हम एक तरह से टेलीस्कोप की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पास्ट है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट पास्ट में क्रिएट हुए हैं उन सभी को हम देख सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स जो है इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था, बट ये कोई कंफर्म थ्योरी नहीं है। यूनिवर्स का क्रिएशन जो है वो और भी कई सारे थ्योरीज देता है, बट बिग बैंग थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम सटीक बारे में बताता है इसका ये मतलब हुआ कि हम यूनिवर्स में 13.7 बिलियन ईयर्स तक झांक सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स को देखना, ऑब्जर्व करना इतना भी सिंपल नहीं जितना हम समझते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की बात करें तो वो ये भी श्योर नहीं है कि जो यूनिवर्स जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्या सिर्फ इतना ही यूनिवर्स है या फिर और भी बहुत सारे यूनिवर्स है इसके अलावा। यानी कि जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था तो हो सकता है बहुत सारे यूनिवर्स इस तरह के और भी बने हों, यानी कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो आता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है तो समझ लो कि स्पेस जो है उतना ही नहीं है जितना हम देखते हैं, ये बल्कि हमारे थॉट से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना, और अगर कोई स्पेस से रिलेटेड या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना।